नमस्कार, मैं साहिल आज के नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के हमारे आमंत्रित अतिथि हैं प्रोफेसर माधव हाड़ा सर, जो अपनी एक बहुचर्चित पुस्तक बजरंग चोला पहन सकीरी के कारण चर्चाओं में रहे पिछले कुछ समय में, और उनकी वही पुस्तक जो सन 2015 में हिंदी में आई थी, उसको अंग्रेजी में अनुदित किया है प्रदीप सर ने। उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत स्वागत जो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर माधव हाड़ा सर पेशे से प्रोफेसर के पद पर नियुक्त रहे और इसके साथ-साथ हिंदी के आलोचक हैं, हम सभी उनसे रूबरू हैं। मीरा पर जो उनका काम रहा, उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया और उनकी ये जो पुस्तक थी जो सन 2015 में आई, इस पुस्तक ने एक नया परिप्रेक्ष्य मीरा के संदर्भ में रचा। मीरा को देखने का एक नई दृष्टि सबके सामने रखी। तो आलोचक हो या अकादमिक जगत, दोनों ही जगह इस पुस्तक पर बहुत सारी वार्ताएं हुई। इसी पुस्तक को अंग्रेजी में अनुदित करने का कार्य किया है प्रदीप सर ने। प्रदीप सर भी पेशेवर रूप से प्राध्यापक हैं। उनका भी बहुत-बहुत स्वागत। और आज हम इन दोनों से बातचीत करेंगे। ये बातचीत थोड़ी-सी रोचक इसलिए भी होगी क्योंकि एक किताब के रचनाकार और उस किताब के अनुवादक दोनों से एक साथ हमें बातचीत करने को मिलेगा। और इस बातचीत करने में एक चीज़ जो मुख्य रूप से हम जिस पर नज़र रखेंगे, किताब के सृजक यानी रचनाकार और किताब के अनुवादक दोनों की क्या भिन्न-भिन्न चुनौतियाँ होती हैं और दोनों की निगाह से हम एक ही काम को किस तरीके से देख सकते हैं। जितने दर्शक हैं उनसे भी आग्रह है कि चर्चा के दौरान अगर आप लोगों की कोई भी जिज्ञासा मन में आप लोगों के आती है, तो आप लोगों की जिज्ञासा भी सादर आमंत्रित है। आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न मैं माधव सर से करना चाहूँगा कि सर, अक्सर हम मतलब हिंदी साहित्यिक जगत में ये देखने को मिलता है कि जितने भी पूर्वाधुनिक कवि हैं, चाहे वो मध्यकालीन जितने भी हमारे कवि हैं, चाहे भक्तिकालीन हो या रीतिकालीन, उन कवियों पर बार-बार काम किया जाता है और पुनः-पुनः उन पर अलग-अलग दृष्टिकोणों से विचार किया जाता है। हिंदी में कबीर पर भी ऐसा किया गया और तुलसीदास पर भी ऐसा किया गया, मीरा पर भी किया, मीरा पर स्वयं आपने भी किया। तो इसकी क्या ऐसी आवश्यकता होती है जिसके कारण बार-बार आलोचक लौट कर उन पुराने रचनाकारों के वहाँ जाते हैं और उनके साहित्य को नए-नए एंगल से, नई-नई दृष्टियों से देखने का प्रयास करते हैं? सबसे पहले तो मैं रचयिता का आभारी हूँ कि उन्होंने ये बातचीत आयोजित की और साहिल जी और पुष्पम जी आप दोनों के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। अब मैं सीधे आपके सवाल पर आता हूँ। दरअसल हमारे जो पूर्व आधुनिक कालीन कवि और संत भक्त हैं या रचनाकार हैं, उन सब के संबंध में हमारी धारणाएं कमोबेश उपनिवेश काल में बनी और धीरे धीरे उपनिवेश काल में बनी हुई उन धारणाओं से बाहर आने की जद्दोजहद अब शुरू हुई है और ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो धारणाएं आरंभ में बनाई गई उस समय बहुत सारे शोध संसाधन उपलब्ध नहीं थे, बहुत सारा साहित्य उपलब्ध नहीं था और हम सभी अपने साहित्य को यूरोपीय नजरिए से देख रहे थे और जो कैनन थे वो भी अधिकांश यूरोपीय थे। इसलिए अब इस बात की जरूरत तो बराबर है और मुझे लगता है कि इस संबंध में एक निरंतर प्रकार की सजगता भी है कि हम अपने इन रचनाकारों को, अपने संतों भक्तों को, अपने लोगों को नए नजरिए से देखना शुरू करें। और वो काम बहुत सारा शुरू हुआ है, कबीर पर भी शुरू हुआ है, जैसे मीरा पर भी शुरू हुआ है, जायसी पर नए सिरे से शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि अभी जैसे रीतिकाल को नए सिरे से देखा और समझा गया है और ये मुझे लगता है इसकी जरूरत है, अभी भी जरूरत है। अभी भी हम जैसे कबीर को जिस तरह से देख समझ रहे हैं उससे भिन्न नजरिए से भी उसको देखा और समझा जा सकता है। मुझे लगता है रहीम को नए सिरे से समझने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत स्वाभाविक और जरूरी प्रक्रिया है। डिकोलोनाइजेशन
उपनिवेशीकरण केवल चेतना का नहीं होता, केवल देश का नहीं होता, चेतना का भी होता है। और अभी ये 100 वर्ष की अवधि भी बहुत कम अवधि है। मुझे लगता है कि ये सजगता अब सारे मध्य एशियाई और पूर्वी एशियाई देशों में आई है जो उपनिवेश रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी ये चेतना है और उसका मतलब स्वागत किया जाना चाहिए। जी सर। प्रदीप सर, क्योंकि आपका मुख्य संबंध अंग्रेजी अकादमिक जगत से है, तो क्या अंग्रेजी जी साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में भी इस प्रकार की परंपरा मिलती है कि अपने पुराने रचनाकारों के यहाँ पुनः लौट कर जाया जाता है, उन्हें नई दृष्टियों से उनके साहित्य के पुनरावलोकन की आवश्यकता महसूस की जाती है? जी, मैं समझता हूँ कि ये बात जो अभी हाड़ा साहब ने कही, ये भारत के संदर्भ में है, मगर ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी जगत में इस किस्म के शोध या इस किस्म के कार्य बार बार किसी भी लेखक को पढ़ना और उसमें नई खोज कर लेना, ये वहाँ पर भी है एक परंपरा। और इसको हम न्यू हिस्टोरिसिज्म के नाम से भी देखते हैं कि हिस्ट्री में कुछ भी घटित हुआ हो, इतिहास में कुछ भी घटित हो गया हो, मगर उस पे जब हम दोबारा से रोशनी डालेंगे या कोई नई बात उसमें ढूंढ निकालेंगे, तो वो हमारे नज़रिए को बहुत हद तक प्रभावित करता है, उसको देखने का, पढ़ने का। अब जैसे शेक्सपियर के नाटकों को ही आप ले लें, तो एक आप फिल्म जगत में ले लीजिए, उसके नाटकों को नए तरीके से पेश किया जा रहा है और बहुत भले ही उसका भारतीय संदर्भ रहा हो या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहते हैं, मगर उसकी जो वेशभूषा है वो बदल जाएगी। और केवल शेक्सपियर ही नहीं, बहुत से ऐसे लेखक हैं जिनको पुनरावलोकन किया गया है और किया जाता रहेगा। इससे हमें नई समझ हमारी पकड़ में आती है। जी सर। माधव सर, मतलब ये एक बड़ी जिज्ञासा रहती है, मतलब मेरी ही नहीं, जो जिन जिन लोगों ने भी इस काम के बारे जी। में सुना, कि हिंदी साहित्य के लिए भक्तिकाल मतलब एक गर्व का विषय रहा है। तो इसलिए शुरू से ही हमारे यहाँ जितने भी आलोचक रहे, उन सब ने भक्तिकाल के कवियों पर बहुत काम किया। उसमें मुख्यतः 4 कवियों पर तो बहुत काम किया गया, 4-5 कवियों पर, जिनमें से मीरा भी रही। तो ऐसे में जब मीरा पर काम किए जाने की, मीरा पर शोध आलोचना की इतनी लंबी परंपरा थी, तो ऐसे में से क्या कारण रहे कि आप उन पर एक पुस्तक लेकर आते हैं 2015 में, और उसमें ऐसी क्या स्थापनाएं थी जो आपको लगी कि इनसे हिंदी जगत को रूबरू होना चाहिए? तो मतलब मूल बात ये है कि आपकी ऐसी कौन सी मौलिक स्थापनाएं हैं जो आपको लगता है कि आपकी ये पुस्तक रखती है, उस परंपरा में कुछ नया जोड़ती है? देखिए, सही बात तो ये है कि जिस तरह रामचंद्र शुक्ल और हिंदी की जो आलोचना परंपरा है, उन्होंने ठीक से मीरा पर विचार किया हो, ये ऐसा मुझे नहीं लगता। दरअसल हिंदी 2-3 कवियों पर, खास तौर पर रामचंद्र शुक्ल के यहाँ मीरा प्रमुख कवियत्री नहीं है। ये मुझे भी कहा गया बहुत सारे लोगों ने कि आप हिंदी आलोचना की जो परंपरा है उसको अपने इस किताब में उसका समावेश नहीं करते। लेकिन दरअसल मीरा को बहुत थोड़े से शब्दों में रामचंद्र शुक्ल समाप्त कर देते हैं। मुझे लगता है कि दूसरा जो मीरा के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आरंभिक सारे जो आलोचक थे, संत काव्य परंपरा को समझने वाले या भक्ति काव्य परंपरा को समझने वाले, वो सभी मध्य भारत जो सेंट्रल प्रोविंस है उत्तर प्रदेश से थे। तो जो मीरा या हमारे जो मध्यकालीन कवि हैं, उनको स्थानिक परिवेश में उनकी खास प्रकार की जो स्थानिक संस्कृति है, स्थानिक जो परिवेश है, उसमें समझने की जरूरत होती है। मुझे लगता है इसके बिना, इतना सांस्कृतिक वैविध्य, इस स्थानिक परिवेश के बिना यदि आप मीरा को समझना चाहें या कबीर को समझना चाहें या रैदास को समझना चाहें तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि उनके सारे व्यक्तित्व का संगठन, निर्माण एक स्थानिक परिवेश में होता है। विडंबना ये, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर आप मीरा
मीरा के संबंध में भ्रांतियां बहुत सारी है, मीरा के संबंध में प्रचारित बहुत है, ज्ञात बहुत कम है। जैसे हमारे जो स्त्री विमर्शकार हैं या जो दूसरे लोग हैं वो मान के चलते हैं कि मीरा अपने पति को राणा नाम से संबोधित कर रही है। वस्तु स्थिति ये, जो लोग उस क्षेत्र को, उस स्थानिक परिवेश को, उस स्थानिक संस्कृति को जानते हैं, वे जानते हैं कि राणा उसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है जो सत्तारूढ़ होता है। विडंबना यह है कि मीरा के पिता भी सत्तारूढ़ कभी नहीं हुए, मीरा के पति भी कभी सत्तारूढ़ नहीं हुए। ये जो संबोधन है वो केवल मीरा के देवर के लिए, दो देवर रतन सिंह और विक्रमादित्य के लिए। लेकिन सारे स्त्री विमर्शकारों ने इस आधार पर निष्कर्ष निकाल लिया कि मीरा अपने पति को संबोधित कर रही है। दरअसल मीरा ना अपने पति को संबोधित कर रही है, ना अपने ससुर को संबोधित कर रही है, वो सत्तारूढ़ शासक को चुनौती दे रही है। इसी तरह बहुत मुश्किलें हुई। जैसे परशुराम चतुर्वेदी बहुत आदर पूर्वक स्मरण किया जाना चाहिए, मध्यकालीन भक्ति साहित्य के सबसे बड़े विद्वान है, लेकिन भाषा की जो स्थानिक समझ होती है वो उनको नहीं थी। इसलिए उन्होंने ये मान लिया कि राजस्थानी में अण अनुस्वार ही, अण वर्ण ही होता है, न अनुस्वार होता ही नहीं है। तो उन्होंने ये किया कि जैसे नैना तो उन्होंने कर दिया नैना। इस तरह मीरा के बहुत सारे पाठ हुए। मुझे लगता है कि इसलिए दूसरा मुझे लगता है कि मीरा के संबंध में सारे निष्कर्ष उसकी कविता के आधार पर निकाले गए। मीरा की कविता केवल उसकी कविता नहीं है, हमारे जनसाधारण की कविता भी है। उसके सुख दुख, उसकी भावनाएं सब मीरा की कविता में शामिल है। अगर आप मीरा की कविता से कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो मीरा आपको सब कुछ सिद्ध करने की जगह देगी। आप उसको विद्रोही सिद्ध कर दीजिए, आप उसको संत भक्त सिद्ध कर दीजिए, आप उसको उसकी भक्ति को दाम्पत्य भक्ति सिद्ध कर दीजिए, आप जो चाहें उसको विद्रोही पतिव्रता स्त्री सिद्ध कर दीजिए। इसलिए मुझे लगता है कि मीरा को उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, जो बहुत कम है, उसके स्थानिक सांस्कृतिक परिवेश में और उसके देशज स्रोतों के साथ ही बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। आरंभिक आलोचकों ने देशज स्रोतों की भी उपेक्षा की, अवहेलना की। उन्होंने उनको हिकारत की नजर से देखा, उन्होंने उसको शामिल नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मीरा की जो समझ बनी वो एक अलग अलग प्रकार की समझ थी। कोई उसको संत मान रहा था, कोई उसको भक्त मान रहा था, कोई उसको विद्रोही मान रहा था, कोई उसको अलग अलग तरह की कई मीराएं हो गई। तो एक स्त्री मनुष्य के रूप में एक मीरा की पहचान की जरूरत थी। और इस तरह के संकेत जनश्रुतियों में भी थे, इस तरह के संकेत देशश्रुतों में भी थे, इस तरह के संकेत इतिहास में भी थे, धर्माख्यानों में थे। हमने कोशिश की कि उन सब को एक जगह लाया जाए। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि मीरा की बहुत सी छवियां हमारे सामने गढ़ी गई, मतलब आप उनमें से किस छवि के सबसे ज्यादा नजदीक खुद को पाते हैं, या आप देखते हैं, आप एक नई कोई छवि गढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उन सारी छवियों का समाहार सही तथ्यों के अवलोकन में रखने का प्रयास करते हैं? मतलब आपका क्या मुख्य बल किस चीज पर रहा? मनुष्य एक ऐसी रहस्यमय इकाई है जिसको किसी एक छवि में, एक सांचे में रखना चाहे तो बहुत मुश्किल होगा। उसमें सब होता है, वो प्रेम भी करेगा, वो घृणा भी करेगा, वो विद्रोह भी करेगा जरूरत पड़ेगी तो। आप यदि मनुष्य को किसी एक रूप में, यही हमारे यहाँ किया गया, जिन्होंने उसको विद्रोही माना उन्होंने आरंभ से ही आजीवन उसको विद्रोही मान लिया, संपूर्ण विद्रोही मान लिया। जिन्होंने उसको संत भक्त माना उन्होंने उसको संत भक्त मान लिया, जिन्होंने उसको भगवाधारी साध्वी माना उन्होंने भगवाधारी साध्वी माना। मीरा में एक मनुष्य, स्त्री मनुष्य में जो होता है वो सब है। वो एक स्त्री मनुष्य भी है, वो भक्त भी है, वो विद्रोही भी है, वो संत भी है। उसको किसी सांचे खांचे में, किसी रूढ़ी और रूपक में आप रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
फिर मीरा और हमारे अधिकांश आलोचकों ने बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहा जाना चाहिए कि उन्होंने, जिन्होंने उसको विद्रोही माना, जैसे आजकल में ये हमारे मध्य वर्ग की काम में छवि भी है, उनको विद्रोही विद्रोही स्त्री अच्छी लगती है, परंपरा के विरुद्ध खड़ी स्त्री अच्छी लगती है। तो ये एक नया, घर में नहीं होनी चाहिए, बाहर हो तो कोई बात नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये मीरा की कई छवियां, मीरा मनुष्य स्त्री, मनुष्य होने के सारे लक्षण, स्त्री मनुष्य होने के सारे लक्षण उसके भीतर विद्यमान। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पुस्तक मीरा को किसी भी एक निश्चित सांचे में ढालकर देखने की बजाय उन्हें समग्रता में और एक मानवीय परिप्रेक्ष्य में देखने की का आग्रह करती जी है। जी 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 जी। प्रदीप सर, मेरा आपसे सवाल है। अभी हमने जी सर से जाना कि इस पुस्तक में मूल स्थापनाएं क्या उनकी रही। आपसे मैं ये जी जानना चाहता हूँ कि ऐसा किस किताब में आपको क्या लगा जिसकी वजह से आप में ये इच्छा हुई कि इस किताब का अनुवाद मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा रोचक है कि एक अंग्रेजी के जी प्रोफेसर हिंदी की जी आलोचना की एक पुस्तक का अनुवाद करते हैं, वो भी एक ऐसी जी पुस्तक का जो इतने पुराने रचनाकार पर लिखी गई हो। तो ऐसा क्या जी था इस किताब में जिसने आपको इतना प्रभावित किया कि आपने इसके अनुवाद किया ही, कोशिश भी किया कहीं कि आपने इसका अनुवाद आप लेकर आए। जी। ऐसा है साहिर कि जब मैंने इस किताब को हिंदी में पढ़ा तो मेरी रुचि पहले से, और मतलब अंग्रेजी पढ़ना मेरा एक व्यवसाय हो सकता है, मगर मेरी अक्सर रुचि इतिहास पढ़ने में रही है। जी और चूंकि मैं इतिहास की पड़ताल को इस तरह से कभी देख नहीं पाया था जैसे हाड़ा साहब ने किया, मुझे लगा कि इतिहास को देखा तो ऐसे ही जाना चाहिए। जैसे कि आप स्रोतों की बात करें तो देशज स्रोत के बारे में अक्सर बड़े बड़े इतिहासकार कोई जिक्र नहीं करते, मगर जब मैंने उसके इतिहास को, मीरा के समाज को, मीरा की कविता को, और उसकी कविता में जिस प्रकार से वो अपनी भावनाओं को प्रकट करती है, वो एक उसका पूरा जो नया खाका खींचने का काम हाड़ा साहब कर चुके थे, ये सब चीजें मेरे लिए बड़ी बेहद दिलचस्प थी। और मेरे अपने कई कॉन्सेप्ट राजस्थान को लेकर, जिसको अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ा कंजर्वेटिव और बैकवर्ड और क्या क्या नहीं रहा होगा इतिहास काल में, लगा कि इससे ज्यादा लिबरल तो कोई सोसाइटी कभी रही नहीं। बेहद लिबरल सोसाइटी थी जहां सती होने का विरोध करती है मीरा और उसकी बात मान ली जाती है, और उसको सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता उस समाज के द्वारा। तो ऐसे समाज में जहां आज भी रूढ़िवादिता के नाम पर इतना सब कुछ हो जाता है, उस समाज में मीरा का अपने अस्तित्व को बचाकर रखना और इतने सालों तक एक जन समूह अपने चारों ओर क्रिएट कर लेना, ये मैं समझता हूँ किसी भी पाठक को उसमें एक ऐसी रुचि उत्पन्न करता है कि इसको ना केवल हिंदी के ही पाठक देख पाए, क्यों ना अंग्रेजी के पाठक भी इस बात के बारे में जाने। तो मेरा जो उद्देश्य था इसको ट्रांसलेट करने में, अनुवाद करने में, वो इतना ही था कि अंग्रेजी वाले भी बहुत सी गलत फहमियों के शिकार बने रहते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रयास करें कि कम से कम एक सही पर्सपेक्टिव में तो हम मीरा को देख सकें। मैं मानता हूं कि हाड़ा साहब का जो इतिहास की पड़ताल करने का तरीका है वो बिल्कुल नया है, और होना भी यही चाहिए। इतिहास को ऐसे ही देखा जाना चाहिए। तो प्रदीप सर, जैसे कि आपने कहा कि माधव सर, मतलब कहें कि उनकी जो वस्तु है उसकी विश्वसनीयता ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया, उसकी प्रामाणिकता ने। जी जी मतलब आप, क्योंकि आप अंग्रेजी के शोध कार्यों से भी जुड़े हुए हो, उसकी आलोचना से भी, तो उस जी परिप्रेक्ष्य में भी किताब को कैसे देखते हो? मतलब क्योंकि वहां पर भी शोध कार्य किए जा रहे हैं, वहां पर भी आलोचना तरीके से, मतलब हाँ, प्रामाणिक विषय वस्तु को लेकर आने का प्रयत्न कर रहे हो। लेकिन मतलब एक लिटरेरी फिगर है मीरा मेरे लिए, एक लिटरेचर का और हिस्ट्री का फिगर है, मगर उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जो हम हिस्टीरियोग्राफी की बात करते हैं कि किस तरीके से इतिहास की बारीकियों को समझना परखना चाहिए, अक्सर
हिस्टोरियंस उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि अनुवाद करते समय 3 प्रश्न मेरे सामने थे। एक तो ये कि क्या मैं अनुवाद को एक अपनी मतलब जिसे कहना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर से अनुवाद करूं, या मैं एक आर्टिस्ट की हैसियत से अनुवाद करूं, और या फिर कोई शिल्पकार की तरह मैं अनुवाद करूं। मगर मुझे लगा कि ये तीनों चीजें आवश्यक हैं अगर मुझे इस पुस्तक का अनुवाद करना है। और जहां कहीं मुझे लगा कि मैं, देखिए, वो जीवन दोबारा नहीं जी सकता जो हाड़ा साहब ने जी लिया उसको रचना करते वक्त समय। मगर जहां कहीं अड़चन आई, मैं हाड़ा साहब की शरण में गया और हाड़ा साहब ने मेरी बहुत मदद की। अगर लेखक मेरे पास नहीं होते तो शायद ये अनुवाद ऐसा प्रकट भी नहीं होता जैसा दिखाई दे रहा है लोगों को। तो लेखक का साथ में होना, उसकी जो अपना धर्म है, रचयिता का जो धर्म है, उन्होंने जिस तरीके से निर्वाह किया, उस धर्म को दोबारा से जी लेना संभव नहीं है। मगर उसके निकट, उसके अर्थ के निकट जाना हाड़ा साहब की मदद के बिना नहीं संभव था। थैंक यू। प्रदीप सर, आपको जो सौभाग्य है कि जो आप, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे को भी मिल रही है कि आप वो अनुवादक और रचनाकार को हैं। उसी में माधव सर के लिए बड़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट, उनका भी विशेष सर। सर, मैं तो ये मानता हूँ कि सफलता माने ये होता है कि किसी से संबंधित जो विद्यार्थी वर्ग है, क्या वो उसके बारे में चर्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब सुखद बात सुनकर अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों तो मैं जानता हूँ तो ज्यादा चर्चाएं विद्यार्थी था कि ये किताब आलोचनात्मक फर्क ग्रंथ लगती है। इस प्रतिक्रिया को मतलब एक बार स्पष्ट करें कि आपकी थोड़ी आवाज कट रही थी, आपने एग्जैक्ट पूछा क्या था? सर, मैं ये कह रहा था कि शायद हटा आवाज अभी भी बहुत साफ नहीं आवाज आ रही है। मैं थोड़ा सा, जब तक आपकी आवाज मेरे तक साफ नहीं आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? साफ आ रही है सर। हाँ, तो हाँ, अब मुश्किल ये किताब जब हिंदी में लिखी गई तो इसकी ये सुखद बात ये है कि ये अनदेखी नहीं गई। वाणी प्रकाशन ने 2015 में इसका प्रकाशन किया और 5 साल तक हमने वाणी प्रकाशन को प्रस्ताव तो बहुत पहले दे दिया था, लेकिन वाणी प्रकाशन ने इसके अंग्रेजी अनुवाद को एक चैलेंज की तरह लिया और उन्होंने इसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह, वहाँ जो वाणी प्रकाशन की अदिति माहेश्वरी गोयल हैं, उन्होंने इसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह लिया। और मुझे लगता है कि जो एक पुस्तक के प्रकाशन में जो सबसे अच्छी चीज होनी चाहिए एक पुस्तक के प्रकाशन में, जैसे त्रिखा सर तो अनुवादक सबसे अच्छे थे ही, लेकिन इसके लिए संपादक भी उन्होंने सुदेशनाथ के रूप में सबसे अच्छा चुना। फिर उन्होंने इसका जो प्रेस है जहां ये छपी, वो भी भारत का सबसे अच्छा प्रेस चुना और उन्होंने इस पुस्तक को एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह से हमारे सामने लेकर आए। ये पुस्तक बहुत सुंदर, मतलब देखिए पुस्तक कैसी है ये तो खुद बताएगी, लेकिन ये इसकी जो प्रस्तुति है वो भी बहुत सुंदर प्रस्तुति है। मुझे लगता है कि बहुत सुंदर कवर, बहुत सुंदर इसका मुद्रण, सब कुछ बहुत सुंदर हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए त्रिखा साहब की ये चुनौती थी, मैं जानता हूं
क्योंकि किसी देशज भाषा का मुहावरा पकड़ना और उसका निर्वाह करना बहुत मुश्किल काम है। हम लोगों ने लंबी लंबी बैठकें की, इसके कई ड्राफ्ट तैयार हुए, हम दोनों ने ड्राफ्ट तैयार किए, फिर प्रकाशक ने संपादक से इसके नए ड्राफ्ट तैयार करवाए, और ये अंतिम किसी पुस्तक के बनने की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है ये मैंने पहली बार महसूस किया, खासतौर पर अनुवाद के रूप में पुस्तक का आना। देखिए, आप किताब लिख रहे हैं, ये आसान होता है, लेकिन एक अनुवाद के रूप में उसका आना बहुत मुश्किल काम होता है। और मुझे लगता है इसको त्रिखा साहब ने, हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और हम दोनों ने लंबी बैठकें की, कई शब्दों पर बहस की, कई शब्दों पर विचार विमर्श किया, और फिर इस किताब को इस रूप में हम लेकर आए। मुझे लगता है कि देखिए, हिंदी में तो ये अनदेखी नहीं गई, अंग्रेजी में क्या होगा, बहुत मुश्किल काम है ये। क्या मुझे लगता है कि आप जो तय है उसके प्रतिरोध में खड़ा होना बहुत मुश्किल काम होता है। आप जब खड़े होते हैं, आप अपनी अंतर बाधाओं से भी जब बाहर आते हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो वाक्य है, पहले ही वाक्य कि मीरा का ज्ञात और प्रचारित जीवन गढ़ा हुआ है, यानी पूरी परंपरा को पहले ही वाक्य चुनौती देता है। तो ये दरअसल बहुत मुश्किल काम है। आप खुद, मुझे लगता है मीरा पढ़ते समय मैं खुद अपनी अंतर बाधाओं से बाहर आया हूँ, जैसे देशज स्रोतों के प्रति, जैसे मुझे लगता है कि हम कई बार अपने देशज स्रोतों के प्रति थोड़ा हिकारत का नजरिया रखते हैं। मुझे लगता है कि बहिया, ख्यात, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम गणना में नहीं लेते, जिनको हम इतिहास की श्रेणी में नहीं लेते, जिनको हम साहित्य की श्रेणी में नहीं लेते, वे सब इस किताब में आपको किसी न किसी रूप में मिलेगी। हेलो, हाँ, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें। जी सर। कि अनुवादक होने के नाते मुझे एक चीज ये समझ में आने लगी कि अनुवादक को बहुत सी भाषाओं में बहुत सी जिंदगियां जीनी पड़ती हैं, क्योंकि वो जिंदगी जीता है जो उसने देशज भाषा का स्रोत उठा के पढ़ लिया, और एक दूसरी भाषा में उसको एक नई जिंदगी जीनी पड़ती है जब वो उसको अनुवाद करता है। तो ये एहसास मुझे इस किताब को ट्रांसलेट करते वक्त हुआ, और निश्चित रूप से जैसे हाड़ा साहब ने कहा कि चुनौतियां बहुत थीं, और इस पुस्तक को अनुवाद करते समय ये लगा कि अगर लेखक पास ना होता तो अनुवाद इतना ठीक नहीं होता। और बाद में जितने भी कमेंट्स इसके मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर के आए, उसमें यह महसूस होने लगा कि ये अनुवाद ओरिजिनल के बहुत करीब है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो इक्वल टू है, मगर करीब है, और यही मैंने अपना धर्म समझ के निभाया। जी हाँ, आप कुछ पूछना चाहें? प्रदीप सर, आपसे एक सवाल है। आप जी, एक मतलब कवि भी हैं, कविताएं भी आप लिखते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जब कविताओं का अनुवाद किया जाता है तो वो एक मुश्किल कर्म होता है, मतलब मुश्किल काम होता है। लेकिन जब एक गद्य का अनुवाद किया जाता है तो वो उतना मुश्किल काम नहीं होता, मतलब जो एक मोटा मोटी समझ है लोगों की वो ये है। लेकिन एक ऐसी कवित्री का अनुवाद करना जो जिनकी भाषा लोक से बहुत ज्यादा संपृक्त रही, और उसमें भी उन पर किए गए ऐसे कार्य का अनुवाद करना जो बहुत शोध परक था, और जिस शोध परक कार्य में जनश्रुतियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, ये कितना चुनौतीपूर्ण काम रहा। हाँ, जैसा मैंने कहा कि ये सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन ऐसा नहीं था कि राजस्थान का जो मुहावरा है वो मैं पकड़ नहीं पाता हूँ। जी, यहाँ रहते हुए मुझे अब 30-35 बरस हो गए, तो इसलिए यहाँ की भाषा, यहाँ के मुहावरे, यहाँ के भाषा के तेवर, क्योंकि हर भाषा के अपने तेवर हैं और एक उनका स्वाद है,
तो उसको पकड़ना, उसको समझना कभी कभी जटिल था मगर असंभव नहीं था। और इस मामले में मैं समझता हूँ कि हाड़ा साहब की मदद के बिना तो ये संभव नहीं हो पाता। और जहां तक रही बात मीरा की, मीरा को भी हम बचपन से पढ़ते जरूर आए थे, मगर इस तरह से पढ़ने का जो सलीका है वो एक अलग अनुभव दे गया मुझे। और मैंने कोशिश की कि मैं उनकी कविताओं का जो ट्रांसलेशन है वो मैं कर पाऊं, मगर कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि जो पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज होती है वो भी असर करती है। हमारी एक भाषा की एक अपने तेवर हैं, एक अपने वो हैं, जिसे कहना चाहिए मजबूरियां हैं। हर भाषा की अपनी मजबूरियां होती हैं, तो निश्चित रूप से ये मजबूरियां उसमें झलकेंगी। जी। एक माधव सर, जी इस किताब के आपने प्रिंटिंग के बारे में तो बात की ही कि प्रकाशन ने बड़े सुंदर ढंग से किताब को प्रकाशित किया, लेकिन उस प्रिंटिंग के बारे में जब भी बात करते हैं किताब के, या कहीं की किताब के सौंदर्य के बारे में बात करते हैं, वो तो है ही, इस किताब का शीर्षक भी बहुत सुंदर है, पचरंग चोला पहन सखीरी। और सबसे पहले इसी शीर्षक पर ध्यान जाता है। मतलब ये शीर्षक की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? क्या ऐसे आपके मतलब मंतव्य रहे कि आपने इसी शीर्षक को चुना? देखिए, हिंदी का जो शीर्षक है वो मीरा की एक कविता पंक्ति है, पचरंग चोला जी पहर सखी रे। जी ये पचरंग मतलब ये पांच तत्वों का जो शरीर है, ये जी पांच तत्वों की ओर संकेत करता है। आ, ये मीरा की जीवन यात्रा कोई किसी अतिमानवीय अस्तित्व की जीवन यात्रा नहीं है। वो जी दरअसल मरण धर्मा मनुष्य स्त्री की जीवन यात्रा है। आग्रह ये है कहने का। ये पंक्ति बहुत सांकेतिक ढंग, ये पचरंग चोला पांच ये पहनकर मैं सारी जीवन यात्रा की है। पांच तत्वों के शरीर के साथ जीवन यात्रा की है। उसकी जीवन यात्रा मनुष्य जीवन यात्रा, बल्कि मनुष्य जीवन यात्रा से भी अधिक अधिक स्त्री मनुष्य जीवन यात्रा है। इसलिए ये अच्छा, इसका जो अंग्रेजी शीर्षक है वो इसकी प्रकाशक अदिति माहेश्वरी जी गोयल ने रखा है, मीरा वर्सेस मीरा। उसके पीछे धारणा ये है कि एक जो मीरा गढ़ दी गई है और एक जो मीरा है, दोनों एक दूसरे के प्रतिरोध में खड़ी है। ये शीर्षक उनके अपने दिमाग की उपज है। ये शीर्षक हमने शीर्षक इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था एग्जैक्ट, लेकिन उनको लगा कि नहीं, अधिक हम अधिक सांकेतिक, अधिक व्यंजक शीर्षक इस किताब का ये है। तो ये सारी जो स्थापित है, जो तय है, उसके प्रतिरोध का विमर्श है। जो तय मीरा के संबंध में जो जानकारियां ज्ञात है उसके प्रतिरोध में खड़े हुए, जो प्रचारित है उसके प्रतिरोध में खड़े हुए हैं। मीरा की कोई ऐसा रूप इसमें नहीं है जो 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 प्रचारित है। वो मीरा एक समग्र, एक मनुष्य स्त्री के रूप में उभर कर इसमें आ रही है। इसलिए शीर्षक रखते समय मीरा की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मैं कभी कभी जैसे मीरा जैसे ढाल कर पंक्तियां निकालती है, जीवन के अनुभवों से निकलती है। जैसे सोने काट न लागे, कभी मेरे मन में ये शीर्षक भी आया था। जैसे कोई बिंदो कोई निंदो, कोई निंदा करे कोई सराहना करे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मैं तो चलूंगी चाल अपूठी। मुझे लगता है मीरा को मीरा का सारा जीवन, अपूटी का मतलब होता है विमुख। वो एक विमुख, जो 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 जीवन है, जो रेखा है, उसके विरुद्ध खड़ी हुई स्त्री है। जी। प्रदीप सर, आपके लिए एक बड़ा सुंदर कॉम्प्लीमेंट किसी ने कमेंट में लिखा है कि आपका अनुवाद पश्चिम को बताएगा कि
फेमिनिज्म की जो पहली वेव उनके यहाँ से जो वो मानते हैं शुरुआती, उससे पहले भी हमारे पास एक कवित्री मीरा थी। तो जी सर जी। प्रदीप सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये तो सर ने बताया कि जो अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक है वो महेश्वरी जी ने रखा, लेकिन क्या जी आपने इससे पहले कुछ और शीर्षक सोचा था, या आपका भी मंतव्य कुछ इसी प्रकार का था जैसा उन्होंने ये आपके सामने रखा? नहीं, मेरे सामने सवाल ये था कि भाई जिस प्रकार से हाड़ा साहब ने एक पंक्ति को उठाकर मेरा अपनी पुस्तक को शीर्षक दिया, उसका अनुवाद करना तो निश्चित मुश्किल है। मगर इसके अलावा जैसे अभी अभी उन्होंने कहा सोने काट ना लागी, इसका अनुवाद करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। तो मैं सोचता था कि अंग्रेजी में अगर सोने काट ना लागी, सोने को काटना कितना मुश्किल है, और जंग वहां पे सोना कौन है, सोने को जंग नहीं लगता। नहीं लग सकता। तो इसलिए क्यों ना मीरा के जब बारे में बात करें, तो मीरा के व्यक्तित्व को भी कभी जंग नहीं लग सकता, उसकी कविता को नहीं लग सकता, उसकी सोच को नहीं लग सकता। और इसलिए उस बारे में तो मैंने विचार किया था। मगर जब ये मीरा वर्सेस मीरा मेरे सामने आया, तो मुझे लगा ये जन साधारण के लिए कितना सहज होगा पुस्तक को पढ़ लेना। क्योंकि आप ये खोजेंगे कि ये क्यों कहा गया वर्सेस, वर्सेस का मतलब है जी बनाम। तो क्या मीरा बनाम मीरा कहेंगे हम इसको? तो मुझे ये शीर्षक तुरंत ही इतना प्रभावित किया, और हाड़ा साहब को भी प्रभावित किया, कि हाँ, पुस्तक का आपने अनुवाद तो किया मगर टाइटल का अनुवाद नहीं किया। और बात वही है कि टाइटल अपने आप में पूरी पुस्तक को विस्तार से बता देता है, और मैं जी समझता हूं कि यही टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है और यही रहना चाहिए। क्योंकि हाड़ा साहब ने भी पचरंग पहन चोला में जो उन्होंने बजरंग बात चोला कही पहन है, की। हाँ सखीरी, जो उसमें पूरी उनकी जो थीसिस है, वो है तो बनाम ही। एक जी मीरा वो जिसको हम समझते हैं, और एक मीरा जी वो जो इतिहास में रही है, एक मीरा वो जिसको हमने अपनी मर्जी से जैसा चाहा घड़ लिया। और उसकी कविता के इर्द गिर्द सारी चीजें तो उसकी कविता में मौजूद हैं, हमें जी उसको घड़ने की भी जरूरत नहीं थी। मगर हमने उसकी कविता को ध्यान से पढ़ा ही नहीं, हमने उसका मतलब जो है अपने तर्कों और कुतर्कों में उलझा के रख दिया। तो ये चीज ठीक नहीं थी, और ये पुस्तक उसके उस दृष्टिकोण को भी दुरुस्त करती है। जी। और ये बड़ा मतलब एक सुखद आश्चर्य, एक बड़ा विस्मयजनक है हमारे लिए कि एक ही पुस्तक के दो अलग अलग शीर्षक, भले से दोनों जी का मूल अर्थ एक हो, लेकिन दो अलग अलग शीर्षक, और दोनों इतने सटीक कि मूल पुस्तक के जो मूल मंतव्य है उसे स्पष्ट कर सके। तो जी अब अगला प्रश्न मैं माधव सर से पूछना चाहूंगा। सर, इस किताब में जनश्रुतियों के अध्ययन पर बहुत जोर दिया गया, मतलब आप बार बार एक लेखक के तौर पर इस किताब में इस बात पर जोर देते दिखते हैं कि जनश्रुतियों को एक रचनाकार के संदर्भ में हम जितनी आसानी से मतलब इग्नोर कर देते हैं, जितनी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, उतना नहीं किया जाना चाहिए, और जनश्रुतियों का अध्ययन जरूर किया जाना चाहिए। अब इसमें सर एक मतलब एक जिज्ञासा ये मन में आती है कि जनश्रुतियों, क्योंकि अमूमन जनश्रुतियों का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा अतिरंजना पूर्ण होता है, मतलब उनमें थोड़ा बहुत समावेश ऐसी चीजों का हो जाता है महिमान्वित करने की प्रक्रिया में, कि उसमें कुछ ना कुछ काल्पनिक चीजें भी जुड़ जाती हैं। फिर एक अध्ययनकर्ता के रूप में ये कैसे तय किया जाए कि इस जनश्रुति को हम कहाँ तक ठीक माने? ये मतलब क्या आपने ऐसा मानक या कसौटी निर्धारित की जिसके आधार पे आप जनश्रुतियों का चयन करते हैं और उनकी विश्वसनीयता को आधार बनाते हैं? देखिए, मतलब कि हर समाज का सांस्कृतिक व्यवहार अलग प्रकार का होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, उन्होंने एक व्याख्यान दिया था कि आप धान के खेत में बैंगन नहीं ढूंढ सकते। जी धान के खेत में बैंगन नहीं होता। मुझे लगता है कि हाँ, ये हमारे समाज का सांस्कृतिक व्यवहार अलग तरह का है। जनश्रुतियां उसकी सांस्कृतिक भाषा का, उसकी भाषा का हिस्सा है।
कुछ लोगों को अतिरंजनाएं लगती है, कुछ लोगों को कल्पना लगती है। ये सब समाज का स्वभाव है, करता है, हर समाज करता है। आप यदि खारिज कर दें उनको, तो आप अपने समाज को समझने का दावा करते हैं, वो गलत है। आप हमारे समाज के सांस्कृतिक व्यवहार में जनश्रुतियां भी शामिल है। मैं ये नहीं कहता जी कि उनमें अतिरंजना नहीं होती, उनमें कल्पना नहीं होती। अतिरंजना और कल्पना तो दूसरे सभी, जिनको आप आधिकारिक स्रोत कहते हैं, जिनको आप प्रामाणिक स्रोत कहते हैं, उनमें भी होती है। आप यदि अमीर खुसरो पढ़ें, खजाइन उल फतू पढ़ें, या तारीख अलाई पढ़ें, तो दोनों एक ही चीजें हैं। तो अतिरंजनाएं तो वहां भी है। लेकिन जी आप विडंबना यह है कि आपके लिए वे तो आधिकारिक स्रोत हैं, प्रामाणिक स्रोत हैं। हाँ हाँ, हमारी जनश्रुतियां, हमारे उखाणे, हमारे अभिलेख, हमारी रचनाएं, हमारे साहित्यिक रचनाएं, वे आपके लिए अतिरंजना की श्रेणी में आती हैं। तो विडंबना ये भारतीय इतिहास लेखन में, हिस्टोग्राफी में ये ऐसा बहुत हुआ कि हमने अपनी रचनाओं को अतिरंजित की श्रेणी में डाल दिया, कल्पना की श्रेणी में डाल दिया, कल्पना मिश्रित, कल्पना निर्भर रचनाओं की श्रेणी में डाल दिया, लेकिन हमने उनको आधिकारिक स्रोत मान लिया। ये बहुत मुश्किल है ये तय करना। इसलिए सांस्कृतिक ये नहीं कहा आप, मैंने जनश्रुतियों को आधार नहीं बनाया है, मैंने सभी स्रोतों को लिया है, कविता को भी लिया। जो आप यदि किसी एक पर निर्भर करेंगे, केवल जनश्रुतियों पर निर्भर करेंगे, तो भी गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और यदि केवल इतिहास पर निर्भर करेंगे, जैसा हमारा इतिहास है, तो भी गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और जैसी मीरा की कविता है, यदि आप उस पर निर्भर करेंगे, एकाग्र करेंगे केवल, तो भी गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मैंने इन सभी स्रोतों को एक दूसरे की सहवर्तिता में रखकर जांचने परखने का काम किया है, एक दूसरे से तुलना की कि वह क्या ये अगर जनश्रुति है तो उसका वहां भी मिलती है कि जनश्रुतियां। मैंने इस किताब में एक किताब की चर्चा की है, राजस्थान में एक विशेषज्ञ है महेंद्र भानावत, मुझे लगता है उनकी सारी किताब जनश्रुतियों पर निर्भर किताब है, केवल जनश्रुतियों पर निर्भर किताब है। और ऐसी अद्भुत किताब है कि आप देखें कि मीरा हमारे लोक में किस तरह से यात्रा कर रही है, किस तरह से वो रह रही है, हमारे लोक में वो किस तरह से जीवित है, हमारे सदियों तक कई रूपों में। और वो केवल जनश्रुतियों का संग्रह है, मीरा से संबंधित। लोग जनश्रुतियों, उसकी भाषा, वो बात ही इस पर करता है। तो मुझे लगता है जनश्रुतियों की पहचान, जनश्रुतियों की पहचान और उनके प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण नजरिया, एक इनसाइडर का नजरिया, एक भारतीय का नजरिया हमारा होना चाहिए, बजाय इसके कि हम धान के खेत में बैंगन ढूंढे, और यदि हमको वहां बैंगन नहीं मिले तो हम धान को धान मानने से ही मना कर दें। ये टैगोर ने बहुत आरंभ में उपनिवेश काल के दौरान ही ये बात कहती थी। जी प्रदीप सर जी, आपसे एक थोड़ा मतलब संस्मरणात्मक किस्म का प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मतलब थोड़ी यादें मतलब साझा करने वाला, जिसमें उत्तर आए कि जब आप किताब का अनुवाद कर रहे थे, क्योंकि आप खुद भी जी, साहित्य के अध्येता हैं, खुद भी आप, और मीरा का अध्ययन भी आपने किया और राजस्थान से भी आपका संबंध है, तो क्या कभी अनुवाद जी। करते हुए लगा कि इसमें ये चीज में अगर मैं होता तो ये चीज जोड़ता, इस चीज को घटा देता, इस चीज को थोड़े अलग ढंग से मतलब लिखता, मतलब कभी तो आपको लगा होगा कहीं ना कहीं कि इसमें ये जोड़ा जा सकता था, इसमें से घटाया जा सकता था? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस पुस्तक के को पढ़ने के दौरान, पहले जब मैंने इसको ध्यान से पढ़ा तो मुझे लगा कि ये एक अद्भुत रचना है। और जहाँ कहीं मुझे लगा कि ये तो ट्रांसलेट किया ही नहीं जा सकता, जी बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो फिर मुझे एक उर्दू के शायर का शेर याद आया, जिसने जी ये जी कहा कि ये मेरा कमाले गुनाह सही, मगर इसको देख मेरे खुदा, तूने रोका मुझे जहां जहां मैं वहां वहां से गुजर गया। वाह सर।
तो पचरंग चोला पहन सखी रे जो है वो सिर्फ अनुवाद का एक प्रयास है और अंग्रेजी के पाठकों तक पहुंचाने का जो है वो भी एक मेरी कोशिश रही है कि अपने धर्म को निभाते हुए, जो मेरा अनुवादक का धर्म होता है उसको निभाते हुए मैं इसका निर्वाह कितनी हद तक कर सकता हूं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरे लिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था और मैं इससे अभिभूत था, इससे आत्मसात किया। जैसे आपने सुना होगा कि रास लीला में गोपियों को यह अंदाज नहीं था कि वो उन सबके साथ कृष्ण है कि नहीं है। जी जी, मगर कृष्ण तो एक थे। तो मेरे लिए ये एक रास था, एक लीला थी जिसको मुझे पूरा करना था। तो मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का कुछ हद तक मैंने उत्तर दे दिया है। प्रदीप सर, क्या कभी ऐसा लगा कि कोई जैसे अनुवाद कर रहे हैं आप, बड़े अच्छे से अनुवाद हो रहा है और बहुत उत्साह आप में आ रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन कोई एक पंक्ति या कोई एक ऐसा पैराग्राफ, कोई ऐसा गद्यांश, कोई ऐसा प्रसंग आ गया जब लगा कि ये तो अनुवाद हो ही नहीं सकता, और तब आपको लगा कि ये मैं क्या करने बैठ गया, मतलब ये एक बड़ा भारी काम मैंने अपने सिर ले लिया, और थोड़ा मतलब चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आपके सामने, और तब माधव सर ने से आपको प्रेरणा मिली हो, कैसे भी मतलब उनसे सकारात्मक ऊर्जा मिली हो, कभी कुछ ऐसा हुआ इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे लंबे आपकी परियोजना में? जी, मैं ये कहूंगा कि एक तो कभी कभी जो देशज भाषा में लिखे गए मुहावरे हैं उनको लेकर के मेरे सामने चुनौतियां ज्यादा थी, और दूसरा मीरा की कविता को पकड़ पाना, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद आप स्कूल में पढ़ते हैं मीरा की कविता और फिर आप एक इतना बड़ा काम अपने हाथ में लेते हैं और जिससे आपका कोई बड़ा ताल्लुक भी नहीं रहा है। तो ऐसी जो चुनौतियां हैं वो बार बार सामने आई और बार बार ये भी लगा कि चलो अगर अभी चुनौती है तो इसको एक तरफ कर दिया जाए। मतलब अगर मैं किसी भी मुकाम पर अपने को बोर महसूस करता था इस काम से तो मैं तुरंत उस काम को छोड़ देता हूं। मैं बोरियत को ज्यादा अपने पास नहीं फटकने देता, और इसलिए जैसे ही मुझे कभी भी ये मुकाम आया कि भाई अब तो बहुत हुआ, अब थोड़ा मुश्किल है, इसको अभी एक तरफ रख दिया जाए, कुछ दिन का गैप देके फिर दोबारा देखेंगे, तो इस तरीके से मेरी ऊर्जा बनी रहती है। और इसी ऊर्जा के चलते फिर बीच में हाड़ा साहब कभी आते पूछते कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, मैं कह देता सर आजकल कुछ भी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, ईमानदारी से ये कहना, और ये कभी इसका बुरा भी नहीं माना हाड़ा साहब ने। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि जब कभी मेरे को अपने को ऊर्जावान समझा मैंने, तभी इस काम को हाथ लगाया, और इसलिए कुछ समय भी लगा। एक ये किताब 2015 में आई थी और जब दूसरी किताब आई तो 2020 हो चला है। तो समझ लीजिए कि अनुवादक की भी कुछ अपनी धर्मिता है जिसका निर्वाह उसको ईमानदारी से करना ही चाहिए। माधव सर, ये लगभग कितने समय में आपने ये किताब लिखी थी, मतलब कितना समय लगा था इस किताब को लिखने में? मूल किताब तो बहुत ये लंबी प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि मैं विश्वविद्यालय आया था उदयपुर, उससे बहुत पहले एक छोटा सा कस्बा है माउंट आबू के पास, वहाँ अध्यापक था एक और महाविद्यालय में, तो अधिकांश काम वहीं पूरा हो गया था। और ये किताब चर्चा में, ये थोड़ा जो आरंभिक काम चर्चा में तब आया जब हमारे युवा मित्र और आलोचक और संपादक पल्लव ने इसके दूसरे अध्याय को, जो बहुत विवादास्पद है और आज भी बहुत विवादास्पद है, अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया। बनास जन्म, मुझे लगता है, हाँ, बनास जन्म में एक तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा था जो मीरा के समाज को, मीरा जिस स्थानिक परिवेश में रह रही थी, जिस समय और समाज के बीच में वो रह रही थी, उसके संबंध में बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हुई थी कि ये ठहरा हुआ समाज है, रूढ़िवादी समाज है, सामंतवादी समाज है, स्त्री विरोधी समाज है, इस तरह की बहुत सारी धारणाएं थी। और
मैंने पहला काम ये किया कि इन सारी धारणाओं के प्रतिरोध में जितने साक्ष्य, मुझे लगा कि वो समाज ठहरा हुआ समाज नहीं था। जो समाज सदियों से मीरा को जी रहा है, मीरा को सिर पर उठाए हुए, वो समाज ठहरा हुआ कैसे हो सकता है? आ, आ, मुझे लगता है राजस्थान की जो सबसे छोटी जातियां जिनको कहते हैं, उनमें मीरा सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो जी। फिर ऐसे समाज को ठहरा हुआ समाज, जो समाज मीरा को सिर पर उठा रखा है, जिस समाज ने उसको ठहर, तो मुझे लगता है कि बहुत ये एक लंबी प्रक्रिया थी। और धीरे धीरे बाद में बहुत सारी पत्र, ये सभी आलेख, इसके पहले अध्याय को छोड़कर लगभग सभी आलेख पत्र पत्रिकाओं में छप चुके थे। मैं, मेरे लिए एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी था कि मैं राजस्थान में एक राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे, और बड़े इतिहासकारों में, यूरोपीय इतिहासकारों में, उपनिवेशकालीन इतिहासकारों में, जिन्होंने सहानुभूतिपूर्ण ढंग से, अपेक्षाकृत सहानुभूतिपूर्ण ढंग से भारतीय समाज को, खासतौर पर राजस्थान के समाज को देखा समझा, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड। तो मुझे लगा कि ये जो मीरा की प्रचलित छवि है वो उन्होंने बनाई थी, उनके द्वारा तय की गई थी। वो इसके पीछे सचेत नहीं, एक तो उनके यूरोपीय संस्कार थे, एक उनके साम्राज्यवादी स्वार्थ थे, लेकिन उनको वहां की स्थानिक संस्कृति से बहुत गहरा लगाव भी था। तो मुझे लगता है कि उस कैनेनाइजेशन के विरुद्ध खड़ा होना बहुत जरूरी है। मीरा रहस्यवादी, पवित्र आत्मा कवियत्री है, संत भक्त और ये धारणा उनकी बनाई हुई थी, और बाद में ये धारणा हमारे यहाँ ट्रेवल करती निरंतर, बाद में अभी भी कर रही है। कई हमारे यहाँ जितने मीरा की जो लोकप्रिय छवियां हैं, उसके चित्र हैं, उस पर बनने वाली फिल्में हैं, उस पर बनने वाली चित्र कथाएं हैं, उस पर लिखी जाने वाली लोकप्रिय पुस्तकें हैं, जो आपको अक्सर रेलवे बुक स्टॉल्स पर और यहाँ वहां मिल जाती हैं, उनमें जो वो छवि है, मुझे लगता है कि वो टॉड की बनाई हुई छवि थी। बाद में कई रद्दो बदल हुए उसमें, लेकिन फिर भी उसमें कोई बड़ा रद्दो बदल नहीं हो पाया था। तो मेरी मंशा ये थी कि ये धीरे धीरे ये काम किया गया। इसमें सबसे अधिक इस किताब में कविता पर लिखा गया। मुझे लगता है कि कैनोनाइजेशन पर लिखा गया, इसके मीरा के समय और समाज पर लिखा गया। मीरा की जो छवि धर्माख्यानों में बहुत महत्वपूर्ण है, धर्माख्यान, क्योंकि मीरा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई स्त्री संत केवल जीवन के अपनी मृत्यु के 50 वर्ष में ही संत भक्तों की श्रेणी में शामिल कर ली गई हो। मीरा के जन्म, मृत्यु और भक्तमाल की रचना का में 50 वर्ष का ही अंतराल है। तो मुझे लगता है एक लंबा समय लगा, कम से कम तो भी आप समझिए 10-12 वर्ष का ये लंबी अवधि के बीच में, इस बीच में अपनी अंतर्बाधाओं से बाहर आने की बात भी, किताब के जो सबसे पहले लिखा गया अध्याय था, उसमें बाद में बहुत सारे संशोधन हुए, अंत में बाद में उसका नया ड्राफ्ट लिखा गया। तो मुझे लगता है कि ये 10-12 वर्षों का लंबा समय था इस किताब को इस रूप में पूरा करने में, और कई उतार चढ़ाव आए, कई मतलब चीजें आई, कई कुछ चीजें जुड़ी है, कुछ चीजें घटी है। मीरा आपको गलत साबित करती थोड़ी थोड़ी देर में। आप मीरा की कविता को पढ़ें तो आप थोड़ी देर के लिए तय करके चलें कि वो दाम्पत्य प्रेम की भक्ति है, आपको वो दूसरे ही पद में गलत सिद्ध कर देगी। थोड़ी देर आप आगे बढ़ें कि मीरा विद्रोही है, गलत सिद्ध कर देगी। आप कहेंगे मीरा पितृसत्ता के विरोध में खड़ी, मीरा आपको स्वयं गलत सिद्ध कर देगी। और अद्भुत किस्म की भाषा है, स्थानिक भाषा, उसको समझना बहुत मुश्किल काम है। बाहर का आदमी, जैसे मुझे बहुत मुश्किल लगा, मैं बहुत दिनों तक, हमारे यहाँ राजस्थान में एक बड़े विद्वान है सीताराम लालस, उन्होंने शब्दकोश लिखा। देखिए, रूढ़ भाषाओं की, स्थिर भाषाओं की जो शब्दावली होती है उसका अर्थ भी रूढ़ हो जाता है।
लेकिन लोक भाषाओं में अर्थ छवियां इतनी हो, एक शब्द की 50-50 100 अर्थ छवियां। आप सीताराम लालस का शब्दकोश देखें तो एक शब्द की 100 छवियां हैं। जैसे आप कहेंगे भगतड़, है ना, मीरा के शब्द में ये शब्द इस्तेमाल हुआ। अब आप देखिए कि एक जगह भगतड़ सकारात्मक अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे स्थान पर नकारात्मक अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है। लोक भाषाओं में ये बहुत होता है। जैसे बीड़ को कांटो, अब मुझे लगता है कोई उत्तर प्रदेश का आदमी या किसी क्षेत्र का, वो केवल केवल मतलब केवल मीरा के समय और समाज के को समझने वाला आदमी समझेगा। बीड़ का मतलब होता है जंगल, है, जो पशुओं के लिए चराने के लिए जगह रखी जाती है, उसमें कांटे वगैरह बहुत होते हैं। वो मीरा अद्भुत है कुछ मामलों में। और ये वो मीरा अलग और खास भी है। ये अलग और खास होना उसकी कविता में, उसके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है। वो खुद कहती है, मैं तो चलूंगी चाल बूटी। मीरा अलग और खास कविता में भी है, मीरा अलग और खास भाषा में भी है, मीरा अलग और खास अपने सांस्कृतिक व्यवहार में भी है। आप देखेंगे कि वो कई 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 मतलब उसके कई रूप आपको उसकी कविता में दिखाई पड़ेंगे धीरे धीरे। जी प्रदीप सर, जी जैसे कि माधव सर ने बताया कि मीरा के यहाँ जो वाक्य उन्होंने लिखे, जो काव्य पंक्तियां हैं, उन काव्य पंक्तियों में अर्थ की बहुत सारी छवियां, मतलब ये एक बड़ा प्रश्न पाठक के सामने आता है कि अर्थ की किस छवि को वो संदर्भ में समझे। तो जब आप जी अनुवाद कर रहे थे तो आपके सामने तो सिर्फ समझने का प्रश्न नहीं था, उस समझे हुए को एक दूसरी भाषा में ठीक उसी तरह से, उसी सलीके से संजोए रखने का प्रश्न भी था। तो ऐसे में क्या कई दफा आपको ऐसा लगा कि माधव सर जो अर्थ बता रहे हैं उससे अलग शायद आपने कोई शब्दों का प्रयोग कर दिया है, या आपका जो ट्रांसलेशन है वो उससे थोड़ा अलग चलेगा, और फिर आपने दोबारा मुड़कर आए हो उस पन्ने पर और दोबारा आपने कट पेस्ट किया हो, दोबारा आपने उसको काटा हो, कुछ नया लिखा हो? क्या ऐसा भी इस दौरान में कभी हुआ? कई बार हुआ। मैं एक जी बात और जोड़ूंगा इस बात में कि माधव हाड़ा साहब और मैं, हम दोनों जी सतत बदलाव की प्रक्रिया से गुजरते रहे हैं। वो लिखते समय भी सतत बदलाव की प्रक्रिया से इसलिए भी गुजरे क्योंकि उन्होंने जी बहुत से अंग्रेजी स्रोतों को पहले जी हिंदी में ट्रांसलेट किया और फिर उनका इस्तेमाल भी किया। जैसे अभी उन्होंने नाम लिया कर्नल जेम्स टॉड का। इसके अलावा उन्होंने अमर्त्य सेन को भी देखा, कुमकुम सांगरी को भी देखा, पारिता मुक्ता को भी देखा, जो राजस्थान में कुछ दिनों के लिए आए, चले गए, अपनी एक किताब लिख दी मीरा पर और काम हो गया उनका। मगर हमारे लिए, मेरे लिए बदलाव की प्रक्रिया यूं भी जारी रही क्योंकि कई बार जिसको हम समझते हैं कि ये शब्द भाषा का तेवर पकड़ लेगा, वो शब्द वाकई वो तेवर पकड़ नहीं पाता। मेरे जी ट्रांसलेशन में सबसे बड़ी दुविधा यही है कि आप उसकी स्पिरिट को कैसे पकड़ेंगे, आत्मा को कैसे पकड़ेंगे। और इसलिए बार बार अनुवाद के ऊपर लौटना, एक उस सतत प्रक्रिया, सतत बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना अनुवादक के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना जी लेखक के लिए है। जी। तो यानी कि इस कार्य में अनुवाद का बहुत बड़ा हिस्सा है, न सिर्फ इसलिए कि ये किताब जब बनकर आई तो उसको अनुदित होकर एक दूसरी भाषा के पाठकों के लिए मुहैया करवाया गया, बल्कि इसलिए भी किताब की रचना प्रक्रिया के दौरान भी लेखक ने खुद भी कई सारी चीजों का अनुवाद किया और उन अनुवादों का सहारा लिया। तो एक जी अंतिम प्रश्न माधव सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। रेणु कुछ व्यास। मित्रों ने साहिल, आप जब आपकी बात पूरी हो जाए तब कुछ मित्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं जी जी जो जी सर। मुझे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे थे, तो उनकी भी चर्चा कर लेंगे हम थोड़ी सी। जी सर। जी सर। रेणु जी व्यास हिंदी की, मतलब एक, मतलब हिंदी में आजकल बहुत सक्रिय रूप से लिख रही हैं और काफी अच्छा उनकी जी जी, पुस्तक मैं जानता समीक्षाएं भी। हूँ। हाँ, युवा आलोचक है हमारे यहाँ के राजस्थान। उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी और एक बड़ी सारगर्भित समीक्षा इस पुस्तक की भी लिखी थी जो जनसत्ता में छपी थी। तो उस जी समीक्षा की कुछ पंक्तियां हैं जो एक बड़े प्रश्न के रूप में इस पुस्तक को प्रश्नांकित करती हैं। वो मैं माधव सर आपके सामने रखना चाहूंगा और फिर आप उस पर क्या, सफाई कितना सही शब्द होगा, और आप उस पर क्या प्रतिक्रिया
देते हैं वो मैं जानना चाहूंगा। मैं ही नहीं, सारे पाठक जानना चाहेंगे जिन्होंने उस समीक्षा को पढ़ा होगा। तो रेणु व्यास लिखती हैं, छठे अध्याय जो छवि निर्माण शीर्षक वाला अध्याय, उसके संदर्भ में मुख्यतः उन्होंने बात की, लेकिन पूरी किताब के संदर्भ में भी ये बात कहती हैं। पुस्तक के आरंभ से ही वामपंथियों और स्त्रीवादियों के साथ चस्पा कर मीरा के जिस विद्रोही रूप का खंडन लेखक करना चाहते हैं, पुस्तक के अंत तक पहुंचते पहुंचते वे खुद मीरा के विद्रोही रूप के प्रतिपादक बन जाते हैं। दरअसल पुस्तक के ये अंतर्विरोध लेखक के अपने अंतर्विरोध न होकर उन विभिन्न स्रोतों के हैं जिन्हें लेखक ने अपनी पुस्तक में प्रयुक्त किया है। इस हर तरह की विचारधारा या दृष्टिकोण से अपने को अलग करके केवल तथ्यों पर अंध निर्भरता आसानी से इस तरह के अंतर्विरोधों तक पहुंचा देती है। जब तथ्यों की ऐसी विपुल और विविधतापूर्ण राशि एकत्रित हो तो यह खतरा और बढ़ जाता है। साहिल, वैसे तो रेणु जी ने खुद ही इस बात को कह दिया कि आपके पास तथ्यों की विपुलता हो तो इस तरह के अंतर विरोधों की संभावना रहती है। मैंने बाद में एक टिप्पणी लिखी इस किताब के। देखिए, मैं तो शोधार्थी हूँ, समर्थन वगैरह और विरोध वगैरह से तो कोई उसका कोई औचित्य नहीं होता। लेकिन मैं एक बात आप मित्रों से साझा करना चाहता हूँ कि आप यदि तय करके जाएं कुछ, एक रूपक या एक रूढ़ि लेकर जाएं किसी को समझने के लिए, मीरा को समझने के लिए भी आप एक रूपक लेके जाएं, जैसे वामपंथ का रूपक लेके जाएं, जैसे स्त्रीवाद का रूपक लेके जाएं, तो क्या कि रूपक में आसानी होती है, सब कुछ आप काट छांट कर रखते हैं। मतलब आपके पास एक सिला सिलाया वस्त्र है, उसके नाप का आप मनुष्य ढूंढ रहे हैं, आप उसके नाप की मीरा गढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ठीक ठीक लगता है, एकदम परफेक्ट, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, उसमें कहीं कोई अंतर विरोध नहीं दिखेगा, कहीं कोई विसंगति नहीं दिखेगी, सब कुछ साफ सुथरा दिखेगा। अगर आपकी मीरा की स्त्रीवादी छवि है तो वो बचपन से ही विद्रोह करना दिखाएंगे उसको, है? और अंत तक उसकी बिल्कुल साफ सुथरा। मेरी मुश्किल थी कि मैंने आग्रह पूर्वक और संकल्प पूर्वक केवल तथ्यों पर निर्भर किया। कोई विचार, कोई प्रत्यय, कोई धारणा, कोई रूढ़ि, कोई रूपक मैंने इस किताब में इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए बहुत सारे मित्रों को इसमें अंतर विरोध दिखाई पड़ेंगे। मनुष्य एक रैखिक नहीं होता। अंतर विरोध मनुष्य होने का बुनियादी गुण धर्म भी है। आप केवल प्रेम करेंगे ऐसा कभी नहीं होता, आप नफरत भी करेंगे। आप केवल विद्रोह करेंगे ऐसा नहीं होता, आप कभी पुष्टि और समझ। ये देखिए, ये ऐसा हुआ, प्रतिरोध हमारे साहित्य के प्रतिरोध किसी स्वस्थ समाज की अवस्था नहीं है। क्षमा कीजिए, बहुत मित्रों को ये बात बुरी लगेगी। प्रतिरोध एक समाज में एक समय तक ही रहता है, उसके आत्मसातीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। प्रतिरोध की आत्मसातीकरण की प्रक्रिया जब पूरी होती है तब उसका फिर प्रतिरोध भी शुरू होता है। ये एक किसी समाज को अगर आप एक बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में, व्यापक दायरे में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि प्रतिरोध और आत्मसातीकरण किसी समाज में निरंतर चलते रहते हैं। इसलिए आप यदि केवल प्रतिरोध को एक अल्पकालिक प्रतिरोध को ही आधार बनाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे अंतर विरोध दिखेंगे, देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ तुलसीदास का मूल्यांकन भी दुर्भाग्य से इसी तरह हुआ। हमारे यहाँ कबीर का मूल्यांकन भी इसी तरह हुआ। एक हिंदी के बड़े विद्वान है वागीश शुक्ल, मैं उनको कबीर के संदर्भ में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि कर्मकांड का कोई विकल्प है क्या? आप बताइए थोड़ी देर के लिए। बौद्ध धर्म अंततः कर्मकांड में गया, जैन धर्म अंततः कर्मकांड में गया, हमारे कवि, हमारे संत भक्त कवि सभी अंततः उनकी मूर्तियां बनी, अंततः वे कर्मकांड में गए।
कर्मकांड की जो रिक्ति है, कर्मकांड का विरोध आसान है, लेकिन उसको रिक्ति को भरने के लिए आप फिर एक नए कर्मकांड में जाते हैं। इसलिए ये रेणु जी ने सही बात कही है। आप तथ्यों पर निर्भर करेंगे तो अंतर विरोधों की गुंजाइश रहेगी। अगर आप किसी रूपक में, रूपक विमर्शों के भी हैं, आजकल बहुत चल रहे हैं, स्त्री विमर्श के भी है, दलित विमर्श के भी है, पहले विचारधाराओं के रूपक थे, विचारधाराओं की रूढ़ियां थी। अगर आप इनमें अपने को बांध लेते हैं तो फिर कोई अंतर विरोध दिखाई नहीं पड़ेगा ना, सब कुछ तय है, सुव्यवस्थित। लेकिन इस किताब में आपको शायद थोड़े अंतर विरोध दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो मेरे अंतर विरोध भी हैं, मीरा के अंतर विरोध भी हैं, और किसी भी मनुष्य के अंतर विरोध। माधव सर, एक मतलब मैं कोई इस पे कुछ मतलब तय बात तो नहीं कह सकता, लेकिन एक मतलब बात है, जैसे आपने कहा कि इसके जो आलेख हैं वो अलग अलग समय पर लिखे गए, तो क्या जो समय अंतराल था इन अंतर विरोधों के होने में उसकी भी कोई भूमिका है? क्योंकि समय के साथ आपने कहा कि आपके दृष्टिकोण में बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारे नए तथ्य आपके सामने आए, तो क्या ये भी एक कारण है इसका? नहीं, किताब का अंतिम प्रारूप तक तैयार करने के, देखिए ये तो हो सकता है अलग अलग समय पर लिखे गए हों, स्वाभाविक है। मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता कि जो मैंने कहा वो अंतिम है और बिल्कुल परफेक्ट है, करना भी नहीं चाहिए। मैं विद्वान नहीं हूं, मैं तो शोधार्थी हूँ। तो इस किताब की एक खास बात ये कि इसका जब अंतिम ड्राफ्ट दिया गया प्रकाशक को, तो कोशिश की गई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि कोई उस तरह का अंतर विरोध नहीं दिखाई पड़े। लेकिन मैंने जैसा कहा कि आग्रह पूर्वक और संकल्प पूर्वक मैंने किसी भी रूढ़ी रूपक से, विचारधारा के, विमर्श के, उससे अपने को अलग रखा है। और वो मैं अभी जो भी काम अभी भी संकल्प पूर्वक ये है। और मुझे लगता है कि जो जिसे हम वी उपनिवेशीकरण कहते हैं चेतना का, मुझे लगता है कि एक दौर ऐसा रहा जब हमारे बहुत सारी वामपंथी मित्र और उपनिवेशकालीन जो इतिहासकार और विद्वान थे, वो एक रेखा पर चल रहे थे। विडंबना ये भी है, कुछ लोग इसको या इस तरह की टिप्पणी को अन्यथा लेंगे, लेकिन बहुत विनम्रता पूर्वक मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये है। और हो सकता है अलग अलग समय पर लिखे गए हैं तो कुछ अंतर विरोध रहे हों, लेकिन ये अंतर विरोध किसी मनुष्य के अंतर विरोध भी है। रूपक में कभी कोई अंतर विरोध नहीं होता, रूढ़ में कभी कोई अंतर विरोध नहीं होता। बिल्कुल साफ सुथरा। आप जाइए, तय करके जाइए कि भाई मीरा विद्रोही थी। अब आप देखिए जो मीरा पर जो अंग्रेजी में लिखा गया, जिसकी बहुत चर्चा भी हुई, वो सब साहित्य इसी तरह का साहित्य था। आप गए, आपने उन लोगों से संपर्क किया जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ राजपूतों में मीरा नाम नहीं रखा जाता। मुझे स्मरण है जोधपुर के जो शासक थे मालदेव, उनकी एक बेटी का नाम मीरा था, जिसका विवाह गुजरात में हुआ। मीरा की स्मृतियां निर्वासित थी। आप तय करके गए पहले से सब कुछ है। आप तय मीरा को कोई उसकी स्मृतियां राजस्थान के समाज से निर्वासित थी। आप कभी जाइए, आज भी मीरा सबसे अधिक गाई जाती है जी। जिनको आप सामंती समाज कहते हैं, उन घरों में भी गाई जाती है। और जिस एक जनश्रुति का मैं उल्लेख चर्चा हमेशा करता हूँ, कभी उदयपुर जाएं तो जगदीश मंदिर जाएं, वहां नीचे लगा हुआ है कि मुझे रात को सपना आया कि मीरा ने कहा है कि मेरा मंदिर बनवाओ, भगवान जगन्नाथ उसको कह रहे हैं, और वो जगदीश मंदिर बनवाया गया। ये मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हमने तय कर ली। मीरा गुजरात गई, द्वारका गई, लेकिन ये माना गया कि अकबर का आक्रमण और मेवाड़ का जो विध्वंस है वो मीरा के अभिशाप के कारण हुआ। हमारा लोक बहुत सचेत लोग, बहुत समझदार, बहुत सचेत प्रकार का लोग है। तो लोक का अपयश बहुत भयकारी है हमारे शासकों के लिए भी। तो
तो देखिए कि मीरा को लाने के प्रयत्न हुए। क्या है कि आप तथ्यों आप जो आपकी धारणाओं की पुष्टि के लिए जो अनुकूल लगे वो तो आप शामिल कर लेंगे, जो आपकी धारणाओं के प्रतिकूल लगे आप उसको शामिल नहीं करेंगे, कहेंगे ये जनश्रुति है, कहेंगे ये इतिहास नहीं है, कहेंगे ये किसी बड़े व्यक्ति ने नहीं कहा। उनके लिए भक्तमाल का नाभादास बड़ा नहीं है, उनके लिए राघव दास बड़ा नहीं है, उनके लिए मतलब आप देखिए ये सब छोटे लोग हैं, देशज लोग हैं। मीरा पर एक पर्ची लिखी गई, उसमें लिखा गया कि उदय सिंह को पेट का रोग हुआ, और उदय सिंह मीरा के देवर थे, और उन्होंने ये कहा कि ये रोग उस अभिशाप के कारण है, वहां वापस लेके आओ। अलबत्ता मीरा लौटी नहीं, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन आप मुझे लगता है राजस्थान के मुझे लगता है कि जो सार्वदेशिक धारणाएं हैं, सार्वकालिक धारणाएं, खासतौर पर राजस्थान को लेकर, राजस्थान के इतिहास को लेकर, वहां के इतिहासकारों को लेकर, एक तो मतलब आप देखिए सामंतवाद पर इतनी किताबें लिखी गई, लेकिन आप सबसे अधिक दोषारोपण राजस्थान पर करते हैं, लेकिन आप सामंतवाद के विवेचन में, सामंतवाद के वर्णन में, विश्लेषण में आप राजस्थान को शामिल ही नहीं करते, क्योंकि वो आपकी धारणाओं की पुष्टि के प्रतिकूल है। आप राजस्थान उन लोगों को शामिल ही नहीं करते जो आपकी धारणाओं के प्रतिकूल पड़ते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि राज्याश्रयी, राजस्थान के इतिहासकार कविराजा श्यामल व्यास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुनि जिन विजय, आप उनको कहेंगे ये राज्याश्रयी थे, ये सामंतवादी थे। विडंबना ये है कि मुझे लगता है कि तथ्यों पर निर्भरता का इतिहास को लेकर जैसा आग्रह उनके यहाँ, जैसा समर्पण उनके यहाँ है, निष्ठा उनके यहाँ है, जैसे अपने देश को, ये देश शब्द बहुत जितना वो समझते हैं उतना कोई सार्वदेशिक इतिहास लिखने वाला, सार्वकालिक इतिहास लिखने वाला समझता हो, मैं नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको जैसे अभी भी हम जो काम कर रहे हैं, हमारी निर्भरता क्षेत्रीय इतिहासकारों पे, आप जिनको राज्याश्रयी कहते हैं उन पर है, आप जिनको सामंती कहते हैं उन पर है। हम आग्रह पूर्वक, उन्होंने इतिहास लिखने के लिए दंड सहे, उनके प्रताड़नाएं सही, अपमान सहा है। आप एक शब्द उच्चारण कहकर मुकर जाते हैं, सब कुछ अतिरंजना में शामिल कर लेते हैं, लेकिन कभी ये विश्वास करिए कि चारणों ने इतिहास लिखने के लिए कितने निष्ठा और मनोयोग से काम किया। उन्होंने इसके लिए अपमान सहे, दंड सहे, अन्याय सहे, क्योंकि वो सब चीजें आपके अनुकूल नहीं बैठती, इसलिए आप उनको शामिल नहीं करते। जी प्रदीप सर, एक प्रश्न आया, प्रश्न का एक स्टेटमेंट है विनोद जी की, मीरा को हम राजस्थान की पहली फेमिनिस्ट नेत्री भी कह सकते हैं। तो प्रदीप सर, इस पर मतलब आपका क्या मत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो फेमिनिस्ट शब्द है, जी, ये ना तो हम उसके टेक्स्ट में ऐसा कहेंगे कि भाई उसके टेक्स्ट में हमें कोई ऐसा रिफ्लेक्शन मिला, ना हाड़ा साहब अपनी पुस्तक में ऐसा कुछ क्लेम करते हैं जी। तो आप अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो मैं समझ रहा हूं कि ये पाठक जो भी हैं ये बियॉन्ड द टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मीरा पहली फेमिनिस्ट ही मान ली जाए, तो फिर वही बात हो गई ना कि हाड़ा साहब कह रहे हैं कि साहब आप उसको खांचे में ढालेंगे तो कहाँ तक पहुंच पाएंगे, आप खो जाएंगे उसमें। तो खांचे में मत ढालिए, पुस्तक को पढ़िए, फिर देखिए, फिर न्याय कीजिए उसके साथ कि क्या हम उसको फेमिनिस्ट कह करके डिसमिस कर दें या उसके अलावा भी वो बहुत कुछ है, उसे देखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और जैसा मैंने कहा कि जिस समाज में, या हाड़ा साहब भी यही बात बार बार कह रहे हैं कि जिस समाज में वो रहती है वो कोई रूढ़िवादी पिछड़ा हुआ कंजर्वेटिव समाज नहीं है भाई, वो बेहद लिबरल है। और इसलिए, और जहां तक रही बात मीरा की, मीरा
उसका अगर आप बचपन का इतिहास भी उठा के देखें तो उसको बाकायदा वो सब चीजें दी गई जो कि एक पढ़ी लिखी लड़की के लिए आज हम जुटाने की कोशिश करते हैं। संसाधन मुहैया करवाए गए। क्या उसको तलवारबाजी नहीं आती थी? क्या उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था? क्या उसे राजनीति का ज्ञान नहीं था? ये सब ज्ञान थे उसको। उसके लिए उसके जो शिक्षक रखे गए वो सब उन्होंने उसको पूरी तरह ज्ञानवान बना दिया था। यही कारण रहा होगा कि राणा सांगा ने अपने बड़े बेटे के लिए उसी को बहू चुना पूरे राजस्थान में से घूम घूम कर, क्योंकि वो जान रहे थे कि इस किस्म का जो इस प्रकार की जो महिला होगी वो निश्चित रूप से आने वाले समय में मेवाड़ के इतिहास को बदलने में सक्षम रहेगी। और ये हमें मानना होगा कि उसने मेवाड़ के इतिहास को एक नया मोड़ दिया है। मगर ये कहना कि वो पहली फेमिनिस्ट थी, मैं इस बात से इत्तेफाक तो नहीं रख पाऊंगा। सॉरी। प्रदीप सर, जैसे ये ट्रेंड हो जाता है कि जो हमारी आधुनिक शब्दावलियां या आधुनिक अवधारणाएं हैं, जैसे फेमिनिज्म या मार्क्सिज्म, इस तरीके की जो भी अवधारणाएं हैं, उनसे जो शब्द हमने विकसित किए या जो शब्द हम लेकर आए, उन शब्दों को हम पूर्वाधुनिक व्यक्तित्वों पर फिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक ये फेमिनिस्ट जो शब्द है वो हम मीरा पर फिट कर रहे हैं। आप इससे मतलब कितना सहमत? क्योंकि मुख्यतः ये अंग्रेजी आलोचकों ने ज्यादा, मतलब आरंभ में अंग्रेजी आलोचकों के यहाँ ज्यादा देखने को मिला। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसका आरंभिक जो रूप है वो हमें अंग्रेजी आलोचना में ज्यादा मिलता है, उनके वहां से ही आता है, क्योंकि शब्दावली भी उनकी अपनी है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि कितना अनुचित है, कितना ये तर्क संगत है? देखिए, ये एक बोरो मतलब उधार ली गई नॉलेज को लेकर के हम अपने आप को बहुत बड़ा आलोचक समझ लें, ये गलत है। हम जब अपने स्रोतों को देखते हैं तब हमें ये अंदाज होता है कि उसमें आलोचना, भले ही उसमें लाखों अंतर विरोध हों, मगर उसमें एक अपनी आलोचना करने का तरीका मौजूद है। तो अपने ही स्रोतों को देख करके अगर हम उन्हीं से प्रेरणा ले लें तो हमें पाश्चात्य जगत के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। और पाश्चात्य जगत एक फैशन की तरह है। आप फैशन में क्या करते हैं कि एक ट्रेंड चलाते हैं। जैसे उपनिवेश काल का एक ट्रेंड चला 80 के दशक में और वो बहुत जबरदस्त तरीके से पॉपुलर हो गया, हिंदी में भी हुआ, अंग्रेजी में भी हुआ। मगर क्या उसके सारे मापदंड हम अपने ही टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देंगे? ये करना गलत होगा। हाँ, हम उपनिवेश काल की जो पद्धतियां हैं या जो उसके मापदंड हैं उनको शेक्सपियर में ढूंढने की कोशिश करें तो हमें कहीं कहीं मिल जाता है। उसका दृष्टिकोण शायद उस प्रकार का था, वहां तक सही है। मगर अगर हम उसको कहीं ना कहीं सूरदास में ढूंढने लगेंगे या मीरा में ढूंढेंगे या कबीर में ढूंढेंगे, ऐसी समस्या तो यहाँ कभी रही नहीं ना। तो हम नई समस्याएं क्यों पैदा करना चाहते हैं? इसलिए ये कहना कि हम पाश्चात्य जगत के जो पैरामीटर्स हैं उनको अपने लिटरेचर पर इम्पोज करें, वो इम्पोज करने वाली बात गलत मानता हूं मैं। उसको उसके अपनी एक जो तासीर है उसके अनुसार ही देखने में फायदा है। क्योंकि हर टेक्स्ट, अब ये बात मैं वेस्टर्न कैनोनाइज उससे नहीं कह रहा हूँ, वेस्ट की मेरी जो ट्रेनिंग है उससे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर टेक्स्ट में ये पोटेंशियल है कि वो अपना क्रिटिसिज्म खुद जनरेट करे और हर पाठक में ये विवेक है कि वो अपने तरीके से उस टेक्स्ट को पढ़ ले। तो अगर पाठक के अपने अंतर विरोध हैं उसको टेक्स्ट को पढ़ने में, तो उनको उजागर करे, वो एक ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म होगा, एक आलोचना होगी। और बजाय इसके कि वेस्ट के लिए हुई चीजों को हम अप्लाई करें अपने टेक्स्ट के ऊपर और फिर अपनी कोई नई बात ऐसा सोचें कि हमने कुछ नया कह दिया, ये उचित नहीं है भाई। जी सर, उधार की शब्दावली को चेपने से बेहतर है पाठ के भीतर से हम नई निष्कर्ष और नई शब्दावलियां निकाले। माधव सर, जब ये प्रश्न पूछा गया तो आप कुछ कहना चाहते थे, आपने उंगली से ऐसे भी किया। क्या है कि ये इधर एक हिंदी में भी और खास तौर पर भारतीय साहित्य विमर्श में भी ये बात चल रही है कि पाठ को पाठ की तरह समझा जाना चाहिए। ये एक स्वयं सिद्ध बात है, बहुत सरल सी बात है, लेकिन इसके लिए भी हमको पश्चिम से कोई संदर्भ चाहिए, साक्ष्य चाहिए। विडंबना ये है
मतलब ये इसमें क्या है, मतलब इस तथ्य का समर्थन भी, इस धारणा का समर्थन भी हमको पश्चिम से चाहिए, दो विडंबना ये है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब जी पाठ को पाठ की तरह ही पढ़ा जाना चाहिए, पाठ के निष्कर्ष पाठ से ही निकाले जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप पाठ को उसके एक स्थानिक परिवेश में, खासतौर पर भारतीय संदर्भ में, जहाँ सांस्कृतिक वैविध्य बहुत है, आवागमन के साधन नहीं थे, छोटी छोटी सांस्कृतिक इकाइयां थी, तो इन सांस्कृतिक इकाइयों में पले बढ़े हमारे जो संत भक्त हैं, वो वो ये जैसे मीरा की भक्ति है, आप थोड़े एक मीरा की भक्ति के बारे में बहुत बात होती है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वो दाम्पत्य प्रेम की भक्ति है, किसी ने कहा कि वो सगुण भक्ति है, किसी ने कहा वो निर्गुण भक्ति है। मीरा की खास बात यह है कि मीरा की भक्ति कोई ली दी गई भक्ति नहीं, परंपरा से आती हुई शास्त्र भक्ति नहीं है। मीरा की भक्ति अर्जित भक्ति, कमाई हुई भक्ति उसने अर्जित की है। आप उसकी शब्दावली देखें, उसका एक पद है जिसका ट्रांसलेशन हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था, चालो अगम के देश। आप देखिए जो मुहावरे इस्तेमाल कर रही है, जो वस्त्र इस्तेमाल कर रही है, घाघरा, लुगड़ी, आभूषण, जो कंगन, ये सब वो केवल वहीं इस्तेमाल हो रहे हैं और कहीं नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये जो भक्ति है वो अर्जित भक्ति है, ली दी गई भक्ति नहीं है। इसको आप किसी परंपरा सांचे खांचे की भक्ति में रखना चाहें, कुछ लोगों ने कहा कि सगुण, अब परशुराम चतुर्वेदी के लिए बहुत मुश्किल हो गई कि उसको, ये हिंदी में बहस चली कि ये सगुण भक्ति है या निर्गुण भक्ति है। अब तो खैर इस बारे में कोई दो राय नहीं कि इस तरह के विभाजन का, इस तरह के सांचे खांचे का कोई औचित्य नहीं था। हमारे अधिकांश भक्त, यहाँ तक कि कबीर भी सगुण और निर्गुण के बीच में, हमने जो शब्द इस्तेमाल किया है, हमारे लिए त्रिका साहब के लिए भी चुनौती थी। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, हिंदी में संत निर्गुण भक्तों के लिए इस्तेमाल होता है और भक्त सगुण भक्तों के लिए इस्तेमाल होता है, ये रूढ़ी हो गई। लेकिन मैंने मीरा के लिए संत भक्त सब जगह इस्तेमाल किया है। त्रिका साहब कह रहे थे कि अब इसका क्या करें, है? बहुत मुश्किल काम था। तो हमने शायद उनको ये मीरा को आप सगुण की श्रेणी में भी नहीं रखेंगे। आप सगुण रखेंगे तो दूसरे ही पद में वो अगम के देश कह देगी, है? जी हाँ, आप मीरा को जीवन विरत भगवाधारी साध्वी कहेंगे तो वो दूसरे ही मेरो चित मेरो डावा डोल, होली और वर्षा, ये मीरा के बहुत प्रिय रूपक है। जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, जो हम जीवन के राग पक्ष के जो महत्वपूर्ण रूपक हैं, वर्षा। हर पांचवें छठे पद में वर्षा आती है, हर दूसरे पद में होली आती है, जो हमारे राग विरागों के विरेचन का त्योहार है। तो आप मीरा को किसी सांचे खांचे में रखना चाहे भक्ति के, विमर्श के, तो बहुत मुश्किल काम होगा। और विदेशी शब्दावली तो आप छोड़ ही दीजिए, वो उसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। जी सर, समय क्योंकि सर बहुत ज्यादा हो गया, लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम हमारा हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न है हमारे श्रोताओं के, जो इतने धैर्य के साथ हमें इतने लंबे समय से सुन रहे हैं, हमारे दर्शकों के। तो हम थोड़ा संक्षेप में उन प्रश्नों को उत्तर देने का सर थोड़ा सा प्रयास करते हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। तो एक सवाल माधव सर आपके लिए आया है, सुंदर शर्मा ने सवाल पूछा है कि क्या पद्मावती शबनम के काम को आप किसी योग्य समझते हैं? नहीं, देखिए मैंने खारिज किसी को नहीं किया, और ये किसी बौद्धिक विमर्श में ये नहीं होना चाहिए कि किस योग्य समझते हैं। पद्मावती शबनम मीरा की बड़ी विद्वान थी, अपने समय की, उनके समय की सीमाएं हैं। उन्होंने जितने पद संकलित किए, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उनका आरंभिक पदों में, आरंभिक योगदान में। मीरा ही नहीं, पद्मावती शबनम ही नहीं, ब्रजरत्न दास, बाद में परशुराम चतुर्वेदी, बाद में बहुत सारे लोगों ने मीरा पर काम किया।
बाद में आधुनिक काल में भी, अभी हमारे समय में भी बहुत लोगों ने काम किया। सबके अपने अपना एक कहीं न कहीं कुछ लोगों का काम जैसे ऐसा है जिन्होंने आधारभूत सामग्री आपके लिए तैयार कर दी, उन्होंने एक आधार तैयार किया। आप देखने की आपकी दृष्टि महत्वपूर्ण है, आप चीजों को कैसे देखते हैं। जैसे मुझे लगता है कि हम लोगों ने पहली बार ये कोशिश की कि उसको मीरा को उसके समय और समाज के बीच में रखा जाए, वहां रखकर देखा जाए। हमारी कोशिश ये थी। मैं खारिज नहीं कर, पद्मावती शबनम ने उनकी एक किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है और उनका एक संकलन भी इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण। पर मैंने जैसा कहा कि वो आरंभिक सारे विद्वान ऐसे प्रदेश के थे जो मीरा की अपनी स्थानिक संस्कृति उससे अपरिचित थे। जी सर। सुंदर शर्मा का ही एक और प्रश्न है कि मूल पुस्तक के लेखक में किन लोगों की मदद मिली? तो मुझे लगता है सर भूमिका में आपने इसका जिक्र भी किया है, किताब की। नहीं, किताब की भूमिका मैंने दोनों किताबों की भूमिकाएं नहीं लिखी। जी 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 सर। लेकिन बहुत लोगों का मुझे लगता है कि देखिए, कोई किताब प्रोत्साहन है, मैंने आरंभ में जैसे बीच में कहा कि पल्लव ने उसके कुछ अंश छापे, उससे प्रोत्साहन मिला। आकार में कुछ अंश छपे, वाणी प्रकाशन की एक पत्रिका है वाक, उसमें कुछ अंश छपे। आलोचना में सम्माननीय नामवर सिंह जी के संपादन में जो निकलती थी उसमें कुछ अंश छपे। तो प्रेरणा तो क्या है, इसको कहना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे, मुझे लगता है कि सिरोही का पुस्तकालय बहुत समृद्ध था। बाद में उदयपुर के बहुत सारे पुस्तकालयों में, खासतौर पर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के पुस्तकालय में मैंने बहुत काम किया। मुंबई भारतीय विद्या भवन के पुस्तकालय से बहुत सारी चीजें लाई, जिनमें एक जर्मन विद्वान हरमन गॉडजे की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसको मैंने संदर्भ में के रूप में काम में लिया। तो बहुत सारे मित्रों का सहयोग रहा, बहुत सारे पुस्तकालयों का सहयोग रहा और अंत में त्रिखाजी का बहुत सहयोग रहा। जी सर। एक और प्रश्न आया धर्मेंद्र प्रताप सिंह, क्या मीरा के पाठ पुनर्पाठ की मांग करते हैं? प्रश्न के पहले हिस्से का जवाब तो सर आप दे ही चुके अपने चर्चा में। प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, साहित्य और अकादमिक जगत में इसके प्रति उदासीनता का भाव क्यों देखने को मिलता है? देखिए, कुछ तो हमारे आधुनिक किस्म की शिक्षा और संस्कार का महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें आरंभ से ही आधुनिक ढंग की शिक्षा से आप अपने देशज स्रोतों से, अपनी भाषा से कट जाते हैं। तो मुझे लगता है हिंदी समाज की भी बड़ी मुश्किल है। अब तो कोई संत साहित्य पर या भक्ति साहित्य पर काम ही नहीं करता, अधिकांश लोग आधुनिक साहित्य पर काम करते हैं। खासतौर पर मतलब जो शोध कार्य हो रहे हैं विश्वविद्यालयों में, अधिकांश शोध कार्य ऐसे हैं जो आज आपने उपन्यास लिखा और दूसरे दिन पता लगा उस पर शोध हो गया। तो मुझे लगता है मैंने एक मनीषी हैं मुनि जिन विजय, उन पर काम किया है। तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि हिंदी कहीं कथा कविता की भाषा नहीं हो जाए। और उस दौर में मुझे लगता है कि बहुत, दूसरा भाषिक विमर्श की भी अपनी मुश्किलें बहुत सारी। हिंदी और राजस्थानी के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई है, ब्रज और हिंदी के बीच में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है, भोजपुरी के बीच में भाषिक विमर्श की भी अपनी मुश्किलें हैं। और खासतौर पर हिंदी जो साहित्यिक विमर्श है उसकी अपनी मुश्किलें हैं। आप अपने वर्तमान पर इतने ज्यादा एकाग्र और अभिभूत हैं कि उससे बाहर आपने अपनी विरासत की ठीक से पहचान ही नहीं की, बल्कि हमारी जो देश भाषाएं हैं जो संवैधानिक मान्यताओं की मांग कर रही, उन्होंने भी ठीक से अपनी विरासत की अभी पहचान नहीं की कि वो इतना महत्वपूर्ण अद्भुत किस्म का साहित्य है। मुझे लगता है कि पांडुलिपियां हमारे संग्रहालयों में हैं और उनका 30% भी अभी तक उपयोग में नहीं आया, विडंबना। तो मुझे लगता है कि इस वर्तमान पर, समकाल पर एकाग्रता जो है हमारी, उसके प्रति जो अभिभूत और मुग्ध होने का भाव है,
उससे बाहर आने की तो जरूरत है। जी। प्रदीप सर, आपके लिए एक सवाल आया हेमंत द्विवेदी जी का कि क्या पूरे काम के दौरान कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसी बात हुई जिसमें अनुवादक और रचनाकार यानी आप दोनों में कोई भी मत भिन्नता की स्थिति पैदा हुई? कई बार कई बार जी। हुई मत भिन्नता, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है कि मतांतर जो है वो हमें डिबेट की गुंजाइश पैदा करता है और उस डिबेट से कुछ अच्छा निकल आता है। और या तो वो मेरी बात मान लेंगे या मैं उनकी बात मान लूंगा, अंतगत्वा तो फिर यही होगा। मगर हाँ, मतांतर रहा, कई बार रहा, ये इस बात से मैं कोई गुरेज नहीं करता। और मतांतर होना मैं समझता हूँ बहुत अच्छा भी रहा, क्योंकि मतांतर से ही कई नए आयाम और यहाँ तक कि शब्दों को रिप्लेस करने की जो हमारी कंपल्शन रही, उसको एग्रीमेंट तक लाना इतना सहज नहीं था जितना अब पुस्तक आने के बाद लगता है। मतांतर रहते हैं, इसमें मैं कभी इस बात को नकारूंगा नहीं कि मित्रता हम लोगों की अपनी जगह है, मगर जब एकेडमिक काम करते हैं तो एकेडमिक ऑनेस्टी दोनों में है। जी। एकेडमिक ऑनेस्टी आप दोनों में है, काम आप लोगों ने ईमानदारी से किया, वो हम सब पाठकों के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप लोग आज इस चर्चा में आए और हम लोगों के सामने अपने बहुत मन से बहुत दिल खोल कर बहुत सारी बातें रखी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ, रचयिता की ओर से भी और स्वयं की ओर से भी। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आप भी सभी आप प्रेमियों का भी रचयिता के धन्यवाद। प्रति और आप साहिल आपके प्रति और उन- उनके प्रति भी, रचयिता के पीयूष। जो संयोजक हैं पीयूष जी जी। के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता के। बहुत अनौपचारिक ढंग की बातचीत हुई, कई नई बातें हमको भी जानने को मिली। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक शोधार्थी को अ, हमेशा अपने गलत होने की गुंजाइश रखनी चाहिए। जी। इसलिए मैंने जो कहा वो अंतिम नहीं है। कोई नया संदर्भ आए, कोई नई बात आए तो हमेशा खुले मन से। हम दोनों ने अनुवाद भी त्रिका साहब ने और मैंने जो ये अनुवाद की प्रक्रिया भी बहुत खुले मन से संपन्न की। धन्यवाद आप सब, धन्यवाद। आप सब मित्रों को थैंक भी यू धन्यवाद साहिल, जो जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी शुक्रिया सर। जुड़ने वालों का भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।